जैसा कि हम जानते हैं कि कल हमने देखा था कि उनको उस परम आनंद की अनुभूति हो रही है जिसे उद्गम कहा जाता है, जिसे सभी ऊर्जा का उद्गम कहा जाता है। पर उन्होंने कहा कि इसे ईश्वर ब्रह्म का नाम मत दीजिए। बड़ी एनर्जी के साथ वो ओहाय लौटते हैं और ऐसी प्रचंड ऊर्जा कि वो कहते हैं मैरी जिमलिस को कि मैं ये 2 महीने यहाँ पे करूंगा क्या, मुझे व्यर्थ गंवाया जा रहा है। वहां पे ओहाई में जो उनका स्कूल है वहां पर वो काम करने लग गए। पर ऊर्जा तो बहुत थी। पर कहते हैं ना, यूनिवर्स हर ऊर्जा का भी उपयोग करना जानता है। तो वहां पर डेविड बोहम जो इतने बड़े फिजिक्स के प्रोफेसर थे वो वहां रहने आते हैं और वहां पर 8 टॉक शो करते हैं हमारे कृष्णा के साथ। फिर 5 उनके डिस्कशन ब्रॉकवुड में होते हैं। ये जितनी भी इनकी वार्ताएं होती हैं डेविड बोहम के साथ, वो सब एक बुक में संकलन करी हुई हैं जिसे द एंडिंग ऑफ टाइम के नाम से पब्लिश कराया गया है। ये उनकी द एंडिंग ऑफ टाइम बहुत ही पॉपुलर बुक है जिसमें इन्होंने विचार, जो हमारा मनोवैज्ञानिक विचार होते हैं, जो हम सोचते हैं, ये कल है, ये आने वाला कल है, अतीत और भविष्य, वो विचार और समय, इनको कैसे खत्म किया जाए। क्योंकि जब तक के हमारे मन में समय का भाव रहेगा तब तक के हमारे अंदर डर या कुछ और भी चीजें होते रहेंगी। तो बहुत ही तरीके से अच्छे से समझाया और इसकी बहुत अच्छी व्याख्या की गई है जो हम उनकी बुक में पढ़ेंगे, समझेंगे। इन्होंने कहा जब भी हम वर्तमान में नहीं रहते, अतीत या भविष्य में घूमते रहते हैं, तो हम अपने मस्तिष्क का शरण करते हैं, उसको डैमेज करते रहते हैं। और उसका एकमात्र उपाय है कि हमको इंसाइट्स आने चाहिए, और इंसाइट अगर आने लग गए हमारे पास, जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे तो हमारे ब्रेन ज्यादा अच्छे से फंक्शन कर सकता है। ऐसे करके बहुत अच्छी व्याख्या की गई है। वहीं पर इनसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि आप इतने समय से लगातार बोल क्यों रहे हैं, लोग बदल तो नहीं रहे हैं, लोग तो वैसे के वैसे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप लोग का कहना है, कहने का अर्थ है कि मैं 50 साल से ज्यादा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी उनको 50 साल से ऊपर हो चुके थे, 52 साल हो चुके थे बोलते हुए। तो उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति सुंदर या सच्ची चीज को पा लेता है, देख लेता है, तो वो स्नेहवश, करुणावश और प्रेमवश लोगों में बांटना चाहता है। बिल्कुल स्पीकर इसीलिए बोल रहा है। क्या कभी आपने गुलाब से पूछा है कि वो क्यों खिल रहा है, क्यों सुगंध दे रहा है? बिल्कुल ऐसे ही ये स्पीकर ही बोल रहा है। ये जो आखिरी के 6 साल थे इनके लाइफ के, मैरी लिखती हैं कि इन्होंने इस समय में कोई भी इंटरव्यू नहीं दिया, पर उनकी टॉक्स और डिस्कशन वगैरह सब चल रहे थे, और जर्नी तो वो कर ही रहे थे। मेरे ख्याल से इतना ज्यादा किसी मास्टर ने इतनी यात्राएं करके इतना नहीं बोला है। फिर 1980 में ये इंडिया आते हैं और इनको राधा बर्नियर, जो उसी समय थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रेसिडेंट बनती हैं, ये राधा बर्नियर जो जॉर्ज अरुंडेल आपको मैंने बताया था, उनकी वाइफ थी रुक्मणी, उनकी भतीजी है। वो इनको बहुत स्नेह करते थे, कृष्णा जी। तो वो उनको बोलती है कि अब मैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट हूं, तो आप अब थियोसॉफिकल सोसाइटी के कंपाउंड, उस कैंपस में आइए। तो कहा जाता है कि 3 नवंबर 1980 को पहली बार इतने वर्षों के बाद, मतलब 47 इयर्स के बाद, इनके कहने पर वो थियोसॉफिकल सोसाइटी के कंपाउंड में प्रवेश करते हैं। और उस समय इतनी भारी भीड़ उनका स्वागत करने के लिए तैयार रहती है, क्योंकि तब तक के तो वो पूरे वर्ल्ड टीचर के रूप में पूरी दुनिया में अपने सत्य के चर्चाओं का डंका बजा रहे थे। फिर वो वहां, यहाँ इंडिया से होने के बाद वो श्रीलंका जाते हैं। वहां पर श्रीलंका के, सोचिए, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट सब उनसे मिलते हैं, उनके साथ टॉक्स करते हैं, उनको टीवी पर दिखाया जाता है। फिर उसके बाद वो फिर इंडिया आते हैं श्रीलंका के बाद, और वहां पर ऋषि वैली में जब रुकते हैं तो कहा जाता है कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी के साथ खुद
हेलीकॉप्टर से मदनापल्ली लेके गई थी और इनसे अलग से मिलकर एक रात इनके साथ बिताई थी। काफी डिस्कशन करती थी हमारी इंदिरा गांधी जी। और उस समय में ये बार बार कृष्णा मैरी जिम लिस्ट को कहते थे कि तुम मेरे साथ इतना समय से रह रही हो, तुम एक कोई बुक लिखो और बताओ कि तुम्हारे में क्या परिवर्तन हो रहा है, या मेरे साथ रहना तुमको कैसा लग रहा है, तुम लिखो, चाहे रोज बहुत नहीं लिखो, थोड़ा बहुत लिखते रहो, पर इस बुक को तुम जरूर लिखो, वो हमेशा कहते रहते थे। और जब ये आखिरी साल चल रहे थे उनके जीवन के, तो कहा जाता है कि उनकी जितने भी टॉक, जितने भी डिस्कशन होते थे, वो एंड होते थे मृत्यु पर, मृत्यु के साथ जीना। वो मृत्यु पर बहुत ज्यादा बोलना शुरू कर दिए थे। 1982 में उनको हर्निया हो जाता है। ऑपरेशन की जल्दबाजी नहीं थी, पर वो इतना ट्रैवल कर रहे थे कि उनको ऑपरेशन करने के लिए कहते हैं और कराते हैं। वो तभी भी उन्होंने एनेस्थेसिया नहीं लिया था और वो ठीक थे। न्यूयॉर्क में उन्होंने बहुत सारी वार्ताएं की और वहां पर स्पष्ट शब्दों में उन्होंने समझा दिया कि कोई भी वार्ता के पहले, ना पहले कोई ताली बजाएगा ना बाद में बजाएगा। आप लोग अपनी ये जो तालियां बजाते हैं वो अपनी समझ की खातिर बजाते हैं। इस स्पीकर को कोई मतलब नहीं है कि मैं कोई आपका गुरु बनूं या कोई आपका गाइड बनूं, तो कोई भी ताली नहीं बजाएगा। पर कहा जाता है कि उसके बावजूद तालियां बजती ही रहीं। और इनकी सब वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती थी इनके टॉक की, और जैसे नेचर ऑफ माइंड और बहुत सारी चीजों के बारे में जो इन्होंने खुलासा किया था और रिकॉर्डिंग हुई थी। कहते हैं उस समय ये रिकॉर्डिंग इतनी पॉपुलर थी। देखिए उस समय ये ऑनलाइन इतना नहीं था, तो वो जो रिकॉर्डिंग थी वो पूरे स्कूल्स के लोग और दूसरे जो एजुकेशन सेंटर्स होते हैं वो रिकॉर्डिंग मंगाते थे या खरीदते थे और बकायदा अपने स्कूल कॉलेजेस में दिखाते थे। कृष्णा के टीवी में भी इनके पूरे रिकॉर्डिंग्स को दिखाई जाती थी, ताकि किसी तरीके से लोग समझें कि मन का फंक्शन क्या है और कैसे हम उसको मिसयूज करते हैं। 87 तो उनका जब बर्थडे था तब वो बिल्कुल स्वस्थ थे और उन्होंने मैरी को बताया कि हर रात मुझे मेरा ध्यान जगाता है, अर्थात वो मौजूद रहता है। उस समय इनकी काफी शुगर बढ़ते जा रही थी और सभी लोगों ने तय किया, इनके ट्रस्टी वगैरह लोगों ने, कि अब उनको अपनी वार्ताओं में कटौती करना चाहिए और रेस्ट लेना चाहिए। तो कहा जाता है कि उस समय 2 हफ्ते के लिए वो मैरी जिम लिस्ट को लेके फ्रांस गए थे। वो उनका आखिरी वेकेशन था, जब वो एक होटल में रुकते हैं। कोई टॉक नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं। और उस 2 हफ्तों में उनके मस्तिष्क में, यानी कि उनके सर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, वो रेस्ट करे थे पूरा। और वो इसके बाद काफी कमजोर होने लग गए थे। तो हमारी जो लेखिका है मैरी लुइंस, उनको कहती है कि आप अब जब लिखने में आपके हाथ भी कांप रहे हैं और आपको दिक्कत हो रही है, तो आप एक काम करिए कि आप बोलकर उसको रिकॉर्डिंग कर दिया करिए। तो कृष्णा को ये वाली बात बहुत अच्छी लगती है कि ठीक है, अब मैं जो भी कहना चाहता हूँ या जैसे मैं लेटर लिखता था, अब मैं उसको रिकॉर्डिंग के थ्रू भेजा करूंगा। फिर वो बहुत अच्छे से बताती है कि आप भी देखेंगे उनकी रिकॉर्डिंग में या उनकी बुक में भी, वो हमेशा प्रकृति के वर्णन से शुरू करते थे। मैरी कहती है कि शायद वो इसलिए करते थे कि प्रकृति के बारे में पूरा बताते बताते पाठक को, है ना, जो रीडर है या जो सुन रहा है, वो उसका मन शांत होते जाए और उसके बाद उनकी टीचिंग को वो एब्जॉर्ब कर सके। मैंने भी ये वाली बात बहुत नोट करी है कि सनराइज या सनसेट ये सबसे स्टार्ट करते हैं, वृक्षों से, चिड़ियों से, सब उनसे। फिर 1983 में ओहियो में इनकी मूवी रिलीज की गई। मूवी का नाम था द चैलेंज ऑफ चेंज। ये बहुत पॉपुलर मूवी है। 5 साल तक के इस मूवी को बनाने में टाइम लगा था और अमेरिका के ट्रस्टी ने ही इस मूवी को बनाया था। और पहली बार ये विलक्षण बात थी कि कृष्णा जी अपनी इस मूवी को देखने खुद गए थे, जबकि वो ना कभी अपनी बुक्स देखते थे, ना कभी उनका टेलीविजन में कोई इंटरव्यू या टॉक आता था, तो वो कभी नहीं देखते थे। उनको बिल्कुल पसंद नहीं था अपने को देखना टीवी वगैरह सब में। पर पहली बार उन्होंने ये मूवी देखी पूरी और शायद उनको ये मूवी पसंद आई। 700 साइंटिस्ट लोगों के साथ वो वार्ता करे और बहुत सारी उनको
चीजों के बारे में अवगत कराया। जैसे हम सब जानते हैं ना कि इंफॉर्मेशन, जितना इंफॉर्मेशन लेते जाएंगे तो हम कुछ चीज क्रिएट करेंगे, तो वहां पे इतने साइंटिस्ट लोगों को समझाया था कि आप जानकारी से सृजन नहीं कर सकते जब तक कि आपका माइंड खाली न हो, शांत न हो, और मौन में ही सृजन होता है। ऐसे करके बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई थी। ये सब चीजें जब हो रही थी, एलन नॉडे के बारे में जब मैंने आपको बताया था, एलन नॉडे और मैरी जिमलिस सानियन गैदरिंग में इनको जो फ्रेंड मिले थे, तो एलन नॉडे इनका एक सेक्रेटरी के रूप में काम करते थे, जो इनके साथ आते जाते थे। पर एलन नॉडे कुछ साल पहले ही रिटायर होके चले गए थे अपने संगीत का कुछ करने के लिए। तो अब ये अकेली थी, मैरी जिमलिस वगैरह ही थी। तो अब इनकी लाइफ में एक नया फ्रेंड आता है, स्कॉट फोर्ब्स। वो रिकॉर्डिंग करते थे इस कृष्णा की। तो रिकॉर्डिंग करते करते इनसे बहुत प्रभावित हो गए थे और इनके साथ काम करना इन्होंने मंजूर कर लिया था। और उनकी बीवी फिर संभालती थी, और स्कॉट फोर्ब्स को वहां के जो ओहायो के जो स्कूल है उसका प्रिंसिपल इन्होंने बना दिया था, और इसके साथ साथ वो कृष्णा के काम भी करते रहते थे। 1983 में गस्टाड मतलब स्विट्जरलैंड में एक बहुत अच्छा फ्रेंड इनके सपने को पूरा करने आया, जिसका नाम था फ्रिडरिश ग्रोहे। वो बहुत अमीर व्यक्ति था और विडोवर था, जो मैंने कहा था कि जब विडोवर नहीं था, डिवोर्सी था। तो जब उनसे पूछा कि तुम शादीशुदा हो क्या, तो ग्रोहे ने कहा कि नहीं, मेरा तलाक हो गया। तो बोले गुड, वेरी गुड। तो वो उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं, कृष्णा से ग्रोहे, कि मैं यहाँ एक स्विट्जरलैंड में आपके नाम से स्कूल खोलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, स्कूल मत खोलिए, बहुत टीचर्स का प्रॉब्लम होता है, टीचर्स ही नहीं मिलते हैं। पर तब तक के इनके में एक मन में इच्छा थी कृष्णा की कि एक स्टडी सेंटर खोला जाए, ताकि वहां पे कोई भी आके शिक्षा ले सके, स्कूल से वो स्वतंत्र हो। फिर थोड़े दिनों के बाद ग्रोहे उनके पास फिर आता है कि ठीक है, आप मुझे स्कूल खोलने के लिए मना कर रहे हैं, तो मैं आपके स्टडी सेंटर के लिए पैसा देना चाहता हूँ। तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और वहां पे इनका काम शुरू हो जाता है। परंतु ये जो स्टडी सेंटर था फ्रेंड, जो उनका सपना था, जितना उन्होंने मेहनत किया, कभी उनको परमिशन नहीं मिलती थी, कभी उनके नक्शे पसंद नहीं आते थे, कभी कुछ होता था, उसके बावजूद वो अपने जीवन काल में इसकी ओपनिंग नहीं देख पाए थे। फिर वो वापस आते हैं, ये सब अपना अपने स्टडी सेंटर का सब काम वाम खत्म करने के बाद ब्रॉकवुड आते हैं। तब तक के उनके रूम में किसी ने सीडी प्लेयर लगा दिया था। उनको म्यूजिक से बहुत प्रेम था। कहा जाता है कि बीथोवन उनकी फेवरेट म्यूजिक हुआ करती थी, और मोसार्ट उनकी सेकंड, और इंडियन क्लासिकल सारे उनको बहुत पसंद थे। खासकर जो मंत्रोच्चार वगैरह होते हैं वो उनको बहुत अच्छे लगते थे, तो वो बहुत अच्छे से एंजॉय करके सुनते थे। और जब ये स्टडी सेंटर का काम शुरू होने वाला था, तब इन्होंने स्कॉट को इसकी जिम्मेदारी दी थी और उनको कहा था कि इसको होटल के समान या कोई कंट्री क्लब के समान नहीं बनाया जाएगा, इसको एकदम धार्मिक तरीके, धार्मिक का मतलब आपको मत समझना मंदिर वगैरह, मतलब एकदम प्योरिटी होनी चाहिए उसमें, ऐसा पावनता होनी चाहिए कि जैसे कोई घुसे उसके अंदर तो वो एक ऐसी ज्वाला को महसूस करे, और जब वो घर लौटे तो उस ज्वाला की अग्नि को अपने साथ लेके जाए। यहाँ पर इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि वो बार बार कहते थे कि इस सेंटर में, ब्रॉकवुड के सेंटर में एक ऐसा कक्ष बनाया जाए जहां पर मौन में बैठे। मतलब वो ये नहीं बोलते कि वो मेडिटेशन रूम बनाया जाए, क्योंकि वो मेडिटेशन ऐसे आलती पालती बोल के बैठने वाले को ही सिर्फ नहीं मानते थे ना। वो कहते हैं कि एक ऐसा रूम जहां पर शांत होके मौन होके बैठा जाए, नहीं तो बाकी जगह तो पूरे समय एक्टिविटीज ही चल रही है, सिर्फ वो कमरा होना चाहिए, और वही कमरा इस पूरी बिल्डिंग का एक फ्यूल सेंटर रहेगा। बहुत प्यारे तरीके से इसमें लिखा गया है। पर अफसोस की बात है कि जब तक कि ये कंप्लीट हुआ, दिसंबर 87 को 1987 को इसकी ओपनिंग हुई थी, तब तक के कृष्णा जी जा चुके थे। और कहा जाता है कि आज भी जब उस सेंटर में जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कृष्णा के अनूठे वातावरण में आप प्रवेश कर रहे हैं। फिर जब स्विट्जरलैंड में रहते थे, तो जैसे मैंने बताया था कि वांदा इंक्लेशलेनाडिक को टानेक
किराए पे मकान लेती थी और वहीं पे वार्ता होती थी। तो किसी कारण से शले टानिक को बेच दिया गया। अब वांदा ने इनके लिए एक दूसरा रूम, एक दूसरा घर पसंद करा, शोनरीड करके। वो उनको पसंद नहीं आता था। फिर उसके बावजूद वो वहां पर स्विट्जरलैंड में जाके अपनी वार्ताएं वगैरह पूरी करते थे। और फिर वो जब इंडिया आते हैं मैरी जिम लिस्ट के साथ 84 में, तब इंदिरा गांधी का यहाँ पे मर्डर हो जाता है, जिसके बारे में हमें मालूम है कि कितने दिनों तक के भारत बंद था और इनकी वार्ताएं और इनके कामों में रुकावट आई थी। पर ये उस समय भी ऋषि वैली में जाके अपना काम कर रहे थे। और वहां से वो लौटे लॉस एंजलिस 17 फरवरी 1985 को, जब उनके जीवन का आखिरी 1 वर्ष बचा था। अभी तक के वो लॉस एंजलिस में ही अपना चेकअप कराते थे। सभी डॉक्टर्स लोगों ने कहा कि अब आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती तो आप ओहायो में ही जो रहते हैं वहीं पर ही कोई डॉक्टर को आप अपॉइंट करिए। तो पता लगाकर उनके लिए एक डॉक्टर गैरी डोइच करके एक यंग डॉक्टर था, उसको अपॉइंट किया जाता है। और लास्ट उनकी मृत्यु तक के डॉक्टर गैरी डोइच ने ही उनका ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ किया था। बीच बीच में कुछ कुछ टॉक के बारे में लिखा रहता है, तो मैं सारी शिक्षाओं को हटा दे रही हूँ, पर कोई कोई क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मैं आप लोग के लिए लेके आती हूँ। तो उसमें से था कि एक कोई पूछता है कि यदि कोई श्रोता आपकी बातों को ग्रहण करता है, सच में वह बदल जाता है, तब वह क्या करेगा? कृष्णा कहते हैं कि सवाल ही गलत है, आप बदलिए तो देखिए तब क्या होता है। मतलब आप ये मत सोचिए कि आपके ट्रांसफॉर्मेशन से क्या होगा, बस आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन करके तो देखिए। एक शाम को उसी समय जब ये चल रहा था ना, मैंने इतना डिटेल में नहीं लिखा है, जो उनको शोनरेट पसंद नहीं था ना, तो ग्रोहे का एक ओहायो में फ्लैट वगैरह थे, रुजमो वगैरह करके था, वहीं पे उनको रहाया जाता था। तो उस समय मैरी को बोलते हैं कि लगता है कि मेरा समय आ गया है। और उस समय वो अपने टॉक्स में कटौती करने के उद्देश्य से भी शायद बोल रहे थे कि अब मुझे टॉक कम करनी है। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरा शरीर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते जा रहा है, क्योंकि क्या होता था कि जब भी वो जहां पे भी रहते थे तो पूरा लोगों का हुजूम उनके पास मिलने आ जाता था। हम जानते हैं कि कितने लोगों से भी हम मिलते हैं तो चाहे या न चाहे ऑस्मोसिस के द्वारा हमारी एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो ये इतने सेंसिटिव हो गए थे, और कितने लोग कितनी अलग अलग अपने प्रॉब्लम्स लेके आते होंगे, तो उनको शायद प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं एक ही जगह पे ज्यादा देर तक के नहीं रुकूंगा, क्योंकि मैं बहुत सेंसिटिव हो गया हूँ। और टॉक तो जरूरी है क्योंकि उनके जीवन का औचित्य ही है बात करना। तो सब लोग मेरे को पहचान लेते हैं और मेरे पास आ जाते हैं, तो मैं थोड़ा कम आऊंगा जाऊंगा। यहाँ पे कई चीजें लिखी हुई हैं। और फिर उन्होंने लिखा है कि इतने साइंटिस्ट, इतने लोग आते थे, जो भी उनसे बात करता था वो अपनी इंटेलिजेंस, जितनी हमारे पास बुद्धि रहती है ना, जितना हमने पढ़ा लिखा है, हम उसके अनुसार सामने वाले को सुनते हैं, तौलते हैं और ग्रहण करते हैं। तो उसमें लिखा था कि जो जितना पढ़ा लिखा होता, जिसकी जितनी मेमोरी होती, जितना उसके पास ज्ञान पटा रहता, उतना ही वो कृष्णा को समझने में असमर्थ होता था। फिर एक दिन उन्होंने मैरी से कहा कि वह निगरानी रख रहा है, मानो जैसे कोई निश्चय कर रहा हो कि उनके साथ क्या होना है। वह निर्णय लेगा कि कब उनका कार्य समाप्त हो गया और किस प्रकार उनका जीवन भी। फिर कृष्णा बोलते हैं कि मस्तिष्क पर शारीरिक असर नहीं हो रहा है, पर यह कुछ और ही है। मेरा जीवन पहले से तय है, उसी से मुझे मुझे पता चलेगा कि कब मेरे जाने का वक्त आ गया है, कब मेरी मृत्यु होनी है। वही मेरे जीवन का निर्धारण करेगा। बस मुझे एक बात का ध्यान रखना है कि मैं उसके काम में दखल अंदाजी न करूं कि मुझे और टॉक्स करने हैं। मतलब जब वो मुझे ऑर्डर दे मृत्यु के लिए जाने के लिए, तो मैं ये इंटरफियर नहीं करूं कि नहीं नहीं अभी मुझे और कुछ बोलना है, मुझे एक दो और करना है काम। मैं इंटरफियर न करूं। मैरी ने उनसे पूछा कि और कितने साल आपको लगता है अंदाजा आपको? तब कृष्ण कहते हैं कि शायद 10 साल। जब मेरा बोलना बंद हो जाएगा तब यह सब समाप्त हो जाएगा, लेकिन मैं इस शरीर को थकाना नहीं चाहता।
मुझे बस कुछ विश्राम की जरूरत होगी, कुछ ऐसा स्थान जहां मुझे कोई नहीं जानता हो, पर दुर्भाग्य से लोग मेरे बारे में जान जाते हैं। ये जब रुजुमो में रहते थे और ये मैरी वगैरह से करते थे, तो ये वाला जो पीरियड चल रहा था ना, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। बस इतना समझ लीजिए, उस समय ना मैरी से वो थोड़ा सा रूखापन से बात करते थे। तो वो एक दिन बोलती कि तुम, पता नहीं तो आपको चल रहा है कृष्णा कि तुम्हारे अंदर क्या घट रहा है, ये जो बोल रही है कि सब चीजें हैं। तो बोलता है क्या? तो बोलती है कि रूखापन। तो बोलता है क्या मैं सबसे रूखा हो रहा हूँ? तो मैरी बोलती है नहीं। तो बोलता है सिर्फ तुमसे? तो मैरी बोलती है हाँ। तो बोलता है कि मैं बहुत सजगता से काम करता हूँ, अगर मैं तुम्हारे साथ रूखा हो रहा हूँ तो इसका अर्थ है कि मैं तुमको बदलना चाहता हूँ, तुमको एक नया मस्तिष्क देना चाहता हूँ। फिर थोड़े दिनों के बाद बोलते हैं आके कि मेरे को लग रहा है, मैंने बहुत सोचा है अंदर में, मुझे लग रहा है कि मैं बहुत सेंसिटिव हो गया हूँ, या तो मैं बूढ़ा हो रहा हूँ या तो मेरी आदत होती जा रही है कि मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा रूडली या रूखा बात कर रहा हूँ। पर कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बहुत दूर निकल जाऊं, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। इन सब से जो भी मेरे अंदर घटित हो रहा है उससे मुझे निपटना आना चाहिए, और जो मैं सोच रहा हूँ कि मुझे दूर निकल जाना चाहिए वो अक्षम्य है, मतलब क्षमा के योग्य नहीं है। फिर एक दिन मैरी को बोलते हैं, क्योंकि मैरी ही सबसे ज्यादा उनके पास रही, 1966 से 86 तक के 20 ईयर्स सबसे ज्यादा मैरी ही इनके साथ रही थी। एक दिन फिर उनको कहते हैं कि मुझे गंभीर रूप से बीमार नहीं पड़ना चाहिए, यह बॉडी बात करने के लिए जीवित है। शारीरिक शक्ति जवाब देते जा रही थी, उनका सैर कम होते जा रहा था, पर उसके बावजूद वो असाधारण ध्यान से गुजर रहे थे, अर्थात द अदर उनके साथ था। यहाँ पे मैरी बहुत अच्छी एक चीज लिखती है जिसको पढ़ के मुझे बहुत हंसी आई। मतलब असाधारण ध्यान से गुजर रहे थे, अर्थ ये है कि द अदर। फिर लिखती है मुझे नहीं मालूम वो कौन है द अदर, मतलब ना उनको लॉर्ड मैत्री मालूम चल रहा है ना लॉर्ड बुद्धा मालूम चल रहा है, कोई कुछ भी पता नहीं चलता। बोलती मुझे नहीं मालूम वो अदर कौन है, पर जो भी थे अदर वो उनके साथ थे। अच्छे तरीके से लिखी थी, मुझे बहुत पसंद आया था और मैं बहुत देर तक के हंसती रही। 19 जनवरी 1986, मतलब उनकी मृत्यु के थोड़े समय पहले ही द रोल ऑफ द फ्लावर मूवी को प्रदर्शित किया गया टेलीविजन में। तब वो इंडिया में थे, मद्रास में थे, सब लोग देखने जाते हैं पर वो नहीं जाते हैं। फिर मैरी को बताते हैं कि जब वो इंडिया या कहीं पे जा रहे थे तब स्कॉट और मैरी से उनकी बात होती है। पहले तो उन्होंने कहा मुझे 10 साल और जीना, फिर मैरी से एक बार बात करते हैं कि मैं जानता हूं कि मेरी मृत्यु कब होगी पर मैं नहीं बता सकता। तो बहुत जब फोर्स करती है मैरी तो वो बोलते हैं कि शायद 2 साल और। मैरी लिखती है कि उस समय वो बहुत तंदुरुस्त दिख रहे थे, बिल्कुल। उनका फोटो जब खींचा गया था, जब वो आ रहे थे इंडिया, इंडिया आने के समय की बात है ये, तो बहुत स्वस्थ लग रहे थे और लग रहा था कि कम से कम 10 साल और जी सकते हैं, इतने स्वस्थ थे उस समय वो। वृद्ध वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहे थे, अनश्वत देव पुरुष लग रहे थे। वो जब इंडिया आए ना आखिरी बार, तो मैरी के बगैर आए थे, क्योंकि मैरी पिछले बार आके बीमार पड़ गई थी, तो मैरी को वहीं छोड़ के आए थे। तो जब मैरी उनको सी ऑफ करने जाती हैं तो मैरी को डर लगता है कि अब कहीं मैं आखिरी बार तो नहीं देख रही हूँ, ऐसा तो नहीं कि उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो मैरी को उन्होंने कहा था कि मैं अचानक नहीं मरूंगा, मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, सब ठीक है, और किसी के और के द्वारा यह तय हो रहा है, इस बारे में मैं तुम्हें नहीं बता सकता, मुझे इसकी इजाजत नहीं है। तुम सब समझ रही हो ना, यह बात ऐसी है जिन्हें तुम नहीं जानती, वह अत्यंत विराट है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। ऐसा मस्तिष्क मिलना बहुत दुर्लभ है, और जब तक देह चलते रहेगी, जब तक इस देह से आवाज ना आ जाए कि बस काफी हुआ, तब तक के इस देह को, मतलब इस बॉडी को चलते रहना है।